Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Student, in our earlier video, we were discussing about the resources and the classification of resources. Now, today we will discuss about the types of resources. On the basis of origin, resources can be divided into two categories. Firstly, biotic resources and second, abiotic resources. Now the biotic resources, the resources these are which are obtained from the biosphere and have life. वो रिसोर्सेज जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं और जिनमें लाइफ होती है, such as human beings, flora and fauna, fisheries and livestock are called biotic resources. In other ways, we can say that the all living things are called biotic resources and all non-living things are called abiotic resources. So abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rock and metals. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर हम रिसोर्सेज को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एंड फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? These resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical process are known as renewable or replenished resources. यानी वो resources जो हमारे केमिकल, फिज़िकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जिनको हम दोबारा से यानी उसको रिन्यूड या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. यानी अगर हम इनको यूज़ करते जाते हैं तो ये रिसोर्सेज जो हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये दोबारा रिजनरेट होते रहते हैं. और हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है, कंटिन्यूस एंड द फ्लो रिसोर्सेज. कंटिन्यूस और हमारे फ्लो रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं. सेकंड हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these occur over a very long geological time. Mineral and fossil fuels are example of such resources. यानी ये जो resources होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल resources होते हैं, ये बहुत इनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत टाइम के बाद होता है. और जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं या मिनरल्स हैं, ये हमारे बहुत टाइम लगते हैं. अब इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. यानी वो रिसोर्सेज जो ना तो रिजनरेट हो सकते हैं ना रिन्यूड हो सकते हैं, और उनको जो उनका बनने का जो प्रोसेस है उनके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो मिलियन ऑफ ईयर है. यानी इतने लंबे टाइम बाद वो तब बनते हैं. तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. इसमें से कुछ हमारे जैसे कि मेटल है वो हमारा रिसाइकेबल है, और लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल्स को हम देखें तो वो हमारा जो है रिसाइकेबल नहीं है. और अगर हम एक बार ये ख़त्म हो गए तो इनको जो है बनने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और एक बार इनके यूज़ के साथ ये ख़त्म भी हो जाते हैं जैसे जैसे हम यूज़ करते रहते हैं. तो इस तरीके से हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. कौन कौन से हैं? एक तो रिसाइकेबल और एक नॉन रिसाइकेबल. थर्ड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली और इंडिविजुअल. इसमें क्या होता है, ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये कोई निजी व्यक्तियों के अधिकार में होते हैं. बहुत से किसान के पास जो जैसे बहुत सारे किसान जो होते हैं उनके पास जो लैंड होती है वो अपनी लैंड के बदले में गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू देते हैं. इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस. हम गांव में देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लैंड के मालिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती. अर्बन पीपल जो होते हैं उनके अपने प्लॉट होते हैं, हाउस होते हैं, और वो प्रॉपर्टी के मालिक भी होते हैं. तो ये हमारी किस में कहलाते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स आते हैं. प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर in wells etc are some example of resources. ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल, जो हमारे वेल, पास्चर लैंड्स या पोर्ट्स जो होते हैं ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके? ऑनरशिप. हमारे किसके एग्जाम्पल है? ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल. इस तरीके से आप अपने घर में
भी बहुत सारे रिसोर्सेज की लिस्ट बना सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जो कि ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी के सभी सदस्यों के पास उपलब्ध होते हैं। जैसे कि गांव में जो होते हैं बहुत से ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, बूरियल ग्राउंड्स जो होते हैं, या विलेज जो पॉन्ड होते हैं, वो सब हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज में आते हैं। यानी इन रिसोर्सेज को सिर्फ कोई एक व्यक्ति ही यूज़ नहीं कर सकता, पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं। अगर हम देखें अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पर पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, ये सारे हमारे किसमें आते हैं, या प्ले ग्राउंड्स जो होते हैं, ये हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज में ही आते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। हमें ये पता है कि अगर टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे हमारे नेशन से रिसोर्सेज से ही बिलोंग करते हैं। कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्यूर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। यानी हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री होती है, हमारे देश की सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की जो प्राइवेट रिसोर्सेज हैं उनको लोगों की भलाई के लिए वो उनसे ले भी सकती है। यू मेट हैव सीन रोड्स, आपने देखा होगा कि जैसे रोड बनती है, कैनल्स बनती हैं, या जो रेलवेज़ होती हैं, वो जो इंडिविजुअल जो ज़मीन होती है लोगों की, उनके ऊपर भी वो बनकर तैयार होती है। तो गवर्नमेंट उसके बदले में उन लोगों को बहुत सारा जो है उसके बदले में बहुत सारा उनको रेवेन्यूज़ भी देती है, उनको पैसे देती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्योर लैंड, और DDA के पास ये अधिकार होता है। जो DDA हमारा कहाँ होता है, ये शहरी विकास प्राधिकरण होती है, उसको सरकार ने जो भूमि लेने का अधिकार दिया हुआ है। बहुत सारे खनिज जो हमारे मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्स होते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल्स मील फ्रॉम द कोस्ट टर्म टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स देयर बिन बिलोंग टू नेशन। यानी हम अपने नेशन की रिसोर्स जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनमें किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, इसके साथ साथ पॉलिटिकल बाउंड्रीज या ओशनिटिक जो हमारा एरिया होता है, जो हमारा आता है 12 नॉटिकल मील्स यानी 19.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है, वो हमारा नेशनल रिसोर्सेज आता है। इंटरनेशनल रिसोर्स, there are international institution which regulate some resources। हमारे इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं उसमें हमारे बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, वो आता है हमारा 200 किलोमीटर का जो हमारा ओशनिक रिसोर्स है, बियॉन्ड 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की मील की जो दूरी होती है, जो हमारा क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन टू ओपन ओशन। यानी जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो ओपन ओशन से बिलोंग करता है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विद कॉन्करेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और इसमें क्या होता है, कोई भी जो इनका यानी 200 मील्स तक का जो एरिया होता है और जो खुले ओशन के नीचे होता है, और वहाँ पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहा जाता है। इंटरनेशनल जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उनकी सहमति के बिना हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, यानी उनकी सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, ये एक एरिया में मिलते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन इनका ये अभी यूटिलाइज नहीं किया गया है इनको। ठीक है, इनका मतलब ये एक किसी एरिया में तो है बट यूटिलाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान, गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। यानी अगर हम देखें तो जैसे भारत का जो हमारा इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, या फिर हम राजस्थान और गुजरात में जो हमारी सोलर और हमारी विंड एनर्जी है, वहाँ पर इस
इनमें बहुत सारी सोलर और विंड एनर्जी है, बट क्या है अभी तक इनका सही ढंग से इनको डेवलप नहीं किया गया है, तो ये बहुत डेवलप नहीं हुई है। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी जो क्वांटिटी है और जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी है उनकी जो डिटरमाइन किया जा चुका है फॉर यूटिलाइजेशन के लिए, और इसको सर्वे भी किया जा चुका है। लेकिन क्या था, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फेसिबिलिटी। और ये जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, और उन जो लेवल है, लेवल ऑफ देयर फेसिबिलिटी, इनकी फेसिबिलिटी का जो लेवल है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। स्टॉक material in environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have appropriate technology to access these। अब ये हमारे स्टॉक क्या होते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे जो मेटल हैं, जितने भी हमारे पदार्थ हैं, उनको मानव की ज़रूरतों को सभी चीज़ पूरा करते हैं, लेकिन क्या है इनको अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी की जो है इसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी से इनका विकास नहीं हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी की इनमें अभी कमी है। ये टेक्नोलॉजी के अभाव से उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर है, मतलब अभी तक इनके पास टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैस। जैसे कि वाटर जो है वो हमारे 2 इनफ्लेमेबल गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिसमें कि हमारे ऊर्जा का ये बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। लेकिन क्या है, इस उद्देश्य से इनका जो उपयोग है, बट वी डोंट हैव टू रिक्वायर टेक्निकल नाउ हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पस। हमें ये नहीं पता कि हम इनका उपयोग हमारे आसपास की तकनीक से कैसे कर सकते हैं। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एट स्टॉक, और इस तरीके से इनको स्टॉक के रूप में कंसिडर किया गया है। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व क्या होते हैं, ये हमारे स्टॉक का ये हिस्सा है, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी नाउ हाउ, यानी हम इनको टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो है तकनीकी की सहायता से इनका प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन इनका यूज़ जो है अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। इनका जो यूज़ है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और इनको यूज़ किसके लिए है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड only the limit extent, but water is dam, forest etc is reserve which can be used in future। यानी हमारा जो रिवर है, रिवर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जो रिवर है उसको यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए। लेकिन अगर हम अब देखें, प्रेजेंटली हम देखें, तो इनका जो यूज़ है वो बहुत ही लिमिट में हो रहा है। इस प्रकार यानी जो हमारे डैम्स हैं या फिर फॉरेस्ट हैं, वो हमारे उनको हम अपने फ्यूचर के लिए उनका उपयोग फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। अब के लिए नहीं कि मतलब हम उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको फ्यूचर के लिए उसको बचा कर रख रहे हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या होता है। रिसोर्सेज आर विचुअल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज हैं वो जिस प्रकार मनुष्य अपने रिसोर्सेज मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से जीवन की जो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा माना गया है कि जो रिसोर्सेज है वो हमें कहाँ से मिले हैं, वो हमें नेचर से ही मिले हैं, ठीक है, यानी ये हमें प्रकृति की ही देन है। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड हैज़ लेड टू देयर फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। लेकिन क्या है, अब जब हमें ये नेचर से तो मिले हैं, बट हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली इनका यूज़ कर रहा है, और जिससे हमारे सामने बहुत
प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। सबसे पहला डिप्लीशिएशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कुछ व्यक्तियों के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने लालच के कारण जो है हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारे उनका जो है हाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव्स एंड हैव्स नॉट, यानी रिच और पुअर। जो हमारा एक्युमुलेशन है, जो हमारे रिसोर्सेज है, वो हमारी जो सोसाइटी है उसको कुछ लोगों के हाथ में ही है। तो इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में टू सेगमेंट्स बन गए हैं, पहला जिनके पास रिसोर्सेज है और दूसरा जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मीन्स पुअर और रिच। इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ रहा है। सच है जैसे कौन कौन से जो हमारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये सब हमें किसकी वजह से, जो हम रिसोर्सेज को इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन उसका कर रहे हैं, सब उसी के कारण हमारा हुआ है। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। हमारे जो मनुष्य की क्वालिटी है, लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है या ग्लोबल पीस है, उसको बनाए रखने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। If the present trend resource depletion by few individual and countries continue, future planet in the danger। यानी अगर हम कुछ ही व्यक्ति या कुछ ही देश के द्वारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम उनका यूज़ करते रहेंगे तो हमारी पृथ्वी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए हर तरह की, यानी देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। इसीलिए रिसोर्सेज प्लानिंग जो है हमारी हर तरह के जीवन को बनाए रखने के लिए, हमारी लाइफ पर जो हमारे लाइफ की हर फॉर्म को बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज की प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। सस्टेनेबल एक्सटेंस हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो सस्टेनेबल हमारा एक्सिस्टेंस है वो क्या है, वो एक हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी का ही एक हिस्सा है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हमें अपना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, यानी अपना खुद का डेवलपमेंट करना है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रेस विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और जो हमारा प्रेजेंट का जो डेवलपमेंट है उसकी जो प्रक्रिया है वो जो हमारे फ्यूचर की जो जनरेशन है उसकी आवश्यकता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी नीड्स को हमें ध्यान में रख कर करना है। मीन्स आज का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ये ना हो, एक तो हमें इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करना है, दूसरा फ्यूचर जनरेशन के लिए उन चीज़ों को बनाकर रखना है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1922। देखिए बेटा रियो डी जेनेरियो क्या है, ये जून 1992 में 100 से भी ज़्यादा जो हेड्स ऑफ द स्टेट थे वो हमारे मिले इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील में मिले। और ये क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल हमारा अर्थ सम्मेलन था, एक अर्थ समिट था। द समिट वाज कन्वेंट द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिंग। और ये हमारा किस लिए था, ये सम्मेलन जो हुआ था ये हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हमारे इन्वायरमेंट को लेकर जो समस्याएं थी उनका हल ढूंढने के लिए किया गया था। The assembled leaders signed the Declaration of Global Climatic Change and Biological Diversity। और जो हमारे लोग जो लीडर्स वहाँ सम्मिलित हुए थे, जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर साइन किए। और रियो सम्मेलन में जो हमारा रियो कन्वेंशन था वहाँ पर अनडोर्स ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट एजेंडा 21। और वहाँ पर सब ने जो हमारा फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे उस पर सहमति जताई और
2021 में जो हमारा एजेंडा जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके विकास के लिए एजेंडा 21 भी अपनाया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि रियो जेनेरियो जो अर्थ समिट था वहाँ पर एजेंडा 21 भी अपनाया गया था। एजेंडा 21 क्या है? ये एक तरह का डिक्लेरेशन है जो साइंड किया गया था बाय द वर्ल्ड के लीडर के द्वारा इन 1922 में एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो जी जेनेरियो ब्राज़ील। यानी जो ये हमारा 1922 में ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरियो में जो जितने भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के सभी जो लोग थे उन्होंने इसे स्वीकृत किया था। और इनका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, मेन एजेंडा क्या था कि जो हमारा इन्वायरमेंटल जो डैमेज है कि अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज। और ये एक ऐसा एजेंडा था जहाँ पर हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ इन सबको थ्रू ग्लोबल को ऑपरेटिव और कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी इनका उद्देश्य ये था कि जो समान सबके एक जैसे हित जो हैं, जो लोगों की जो नीड्स हैं या जो जिम्मेदारियां हैं उनके अनुसार हम पूरा जो विश्व है वो हमारे इन्वायरमेंटल का डैमेज और जो गरीबी है या रोगों से जो निपटना है इन सबको दूर करे। एजेंडा 21 का मेन एम ये था कि जो हर एक लोकल गवर्नमेंट है शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, वो अपना खुद का भी एजेंडा 21 जो है वो तैयार करे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ के लिए हमारी किसी भी किसी भी रिसोर्स की प्लानिंग हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, बहुत बड़े पैमाने जो है इसको माने जाने वाली स्ट्रेटजी है फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के जुडिशियस यूज़ के लिए। इट हैज़ इम्पोर्टेंस, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस भी है इन कंट्री, हमारी कंट्री की तरह, जैसे इंडिया की तरह इसकी अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है। विच हैज़ एनॉर्मियस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की हमें डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ ऐसे भी बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर इस तरह के बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन दूसरे तरह के रिसोर्सेज की कमी है। यानी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी क्या देखने को मिलती है कि एक तरह के तो रिसोर्सेज मिलेंगे और दूसरे तरह के रिसोर्सेज की हमें कमी मिल जाएगी। There are some reasons which can be considered self-sufficient in term of the availability of resources। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी रीज़न हैं जो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको सेल्फ सफिशिएंट का टर्म्स भी उनको दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ही जहाँ पर एक्यूरेट स्टोरेज है फॉर सम म्यूचुअल रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में वहाँ पर मिनरल्स तो हमें और कोल तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबोडेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब अगर हम अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लें तो वहाँ वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी तरीके से अगर हम राजस्थान का एग्जांपल लें तो राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक और इन वाटर रिसोर्सेज। तो हम अगर राजस्थान में देखें वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी तो है, लेकिन वहाँ पर किसकी कमी है? वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम जो हमारा कोल्ड लद्दाख है, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख हमारा क्या है, वो एक डेजर्ट है।
ठीक है, और बाकी कंट्री से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ये जो प्रदेश है वहाँ पर अपनी इसका कल्चरल हेरिटेज है, बट इट इज़ द डेफिशिएंट इन वाटर, और वहाँ पर पानी की और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है या बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उनकी कमी देखी गई है। द कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजन एंड द लोकल लेवल। तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें जितने भी नेशनल या हमारे रीजनल, लोकल, इन्हीं सभी इस लेवल पर हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब में बैलेंस बनाना चाहिए। उनके रिसोर्स प्लानिंग की हमें वहाँ पर ज़रूरत है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसी है? जो रिसोर्स की प्लानिंग है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री में हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको पहचानना और उनका जो है उसको इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, उसकी तालिका बनाना है। इस काम के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सर्वे करना है, मैपिंग करनी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है उनको अनुमान लगाना है, एंड हम उसकी मेजरिंग करनी है रिसोर्सेज की। सेकंड, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसमें हमारा क्या है, जो हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर है उसको भी हमें लागू करना है, उसको भी हमें इन्वॉल्व करना है। एंड endowed appropriate technology skill institutional setup for implementing resources development plan। यानी इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है या फिर हमारा स्किल्स है, इंस्टीट्यूशनल जो हमारा सेटअप है वो भी हमें सब तैयार करना है। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद आवर नेशन डेवलपमेंट प्लान। अपने जो हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच करना है किसके साथ, पूरे नेशन के जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ उसको मैच करना है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ मेड कंस्ट्रेंट्स एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इंडिपेंडेंस के बाद भारत में जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी रिसोर्स प्लानिंग है उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें रिसोर्स प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको प्रयास किया गया है उसको इम्पोर्टेंस देने का। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। जो हमारे किसी भी क्षेत्र के लिए जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे availability of resources is absence of the corresponding change in technology and institution में hinder development। लेकिन क्या है, हमारा जो टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशनल जो हमारा इंस्टीट्यूशनल परिवर्तन के कमी में हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको पूरी तरीके से उनको डेवलप नहीं कर पाते हैं। देयर आर मैनी रीज़न इन कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारे रीज़न हैं डेट आर रिच इन रिसोर्सेज, जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। लेकिन क्या है, हम उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन के रूप में गिनते हैं। इसके विपरीत हम क्या देखते हैं कि ऑन द कंट्री देयर आर द सम रीज़न, कोई ऐसे रीज़न भी है जो बहुत ज़्यादा गरीब है लेकिन वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्या है, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। यानी कुछ जहाँ पर संसाधन की तो कमी होती है, रिसोर्सेज की तो कमी होती है, बट वो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा वो डेवलप है। The history of the colonization revealed that rich resources in colonies were the main attraction of the foreign inventor। अगर हम ये देखें, अपनी हिस्ट्री में देखें, जो कॉलोनीज़ थी, कॉलोनीज़ में जो हमारे रिसोर्सेज थे, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे वहीं पर जो इन्वेंटर जो होते थे, जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे, वो ऐसी जगह पर ही जाते थे जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स होते थे। इट वाज द primarily द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द colonization countries that helped them the exploited resources of establish their supremacy over the colonies। तो वहाँ पर ये जो कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज थे, कॉलोनीज के ऊपर जो जिन देशों ने इन्वेंटर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे कॉलोनीज़ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरीके से ये जितने भी रिसोर्सेज है वो किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ पर उनके पास टेक्नोलॉजी हो, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस वहाँ पर किए जाएं।
इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज इन डिफरेंट फेज ऑफ द कोलोनाइजेशन। लेकिन भारत ने क्या था, अपने कोलोनाइजेशन के जो डिफरेंट फेज थे उसमें इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। इसलिए भारत का जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो मेनली अगर हम देखें तो वो हमारे किसके ऊपर है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है वो लोगों के मुख्य रूप से, जहाँ पर जो उनके रिसोर्सेज थे उनकी उपलब्धता के आधार पर नहीं था। लेकिन यहाँ क्या था, इसमें जो टेक्नोलॉजी है, क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन्स रिसोर्सेज है, या हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है लोगों का, वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, इम्पोर्टेंट रोल रहा है। यानी इंडिया में जो विकास था वो लोगों के मुख्यतः यानी संसाधनों की जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज है उसके ऊपर आधारित नहीं था, बल्कि यहाँ कैसा था कि जो टेक्नोलॉजी है या जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी को देख कर किया गया था। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए बेटा, जब हमारी कोई भी चीज़ हमें मिली है तो हमें उसको बचा कर रखना चाहिए, हमें उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसका यूज़ करने के लिए उसको बचाना चाहिए। रिसोर्सेज आर विचल फॉर डेवलपमेंटरी एक्टिविटी। रिसोर्सेज जो है वो किसी भी तरह के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, लेकिन बट इनिशियल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और उनको जो यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारे सोसाइटी के लिए, यानी हमारे सामाजिक और इकोनॉमिक, या अगर हम उसको कहें इन्वायरमेंटल, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे लिए पैदा कर सकती हैं। इन समस्या के बचाव के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग स्तरों पर जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करके रखना ज़रूरी है। टू ओवर दीज प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लेवल इम्पोर्टेंट। आप किस तरीके से कर सकते हैं? दीज हैड बीन मेन कंसर्न लीडर थिंकर इन द पास्ट में। अगर हम देखें तो इन समस्याओं के बचाव के लिए हमारे जो संसाधन हैं उनका संरक्षण हम कर सकते हैं। तो जो हमारे पास्ट में बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लीडर्स जो हैं, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, उन्होंने इसे बहुत बड़ा चिंता का विषय बताया है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो गांधी जी ने क्या है, गांधी जी ने ही इसके ऊपर बहुत सारी अपनी एक बहुत चिंता व्यक्त की है। किस तरीके से? गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। इन दीज वर्ड्स उन्होंने, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता किस तरीके से बताई है? उन्होंने ये कहा है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हर व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी हम किसी भी रिसोर्सेज को देखें तो वो हमारी कंट्री में हमारे लिए हमारी जितनी नीड है उसके लिए बहुत है, बट क्या है, हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एक्सप्लॉयटेशन नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके अनुसार जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके नुकसान के लिए लालच यानी ग्रीड, और जो हमारा इंडिविजुअल हमारा या सेल्फ इंडिविजुअल या एक्सप्लॉयटेशन नेचर कहें वो हमारा उसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा है कि एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीकेशन ऑफ द ग्लोबल लेवल। जो हमारा लालच, या अगर हम इंडिविजुअल जो हमारा स्वार्थ है या हमारी स्वार्थी व्यक्ति है, उसकी वजह से हमारी हर तरह का प्रॉब्लम का जड़ है पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांट टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द मास। उन्होंने ये कहा है कि वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, लेकिन इसके साथ उन्होंने बड़े जन समुदाय के द्वारा जो हमारा प्रोडक्शन था उसके वो फेवर में भी थे। यानी वो ये तो मास प्रोडक्शन के लिए तो अगेंस्ट थे कि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, बट मास प्रोडक्शन के वो फेवर में थे। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप कि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो, बट इतना प्रोडक्शन ज़रूर हो कि वो जितने भी मासेस हैं, जो मासेस के लिए उनकी नीड्स को
पूरा कर सके, ना कि उनके ग्रीड को। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टर्न।